हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि संगीत के लघु 13 प्रश्न उत्तर को करेंगे और उन्हीं सभी प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, संगीत की परिभाषा दे। संगीत की परिभाषा बताना है। संगीत किसे कहते हैं? तो सुव्यवस्थित ध्वनि जो कि किसी रस्ट की सृष्टि करे वही संगीत कहलाती है। गायन, वादन, नृत्य यानी कि डांस, तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि संगीत किसे कहते हैं? तो ऐसी सुव्यवस्थित ध्वनि जो कि किसी रस की सृष्टि करे। कोई ऐसा ध्वनि रखे, जैसे आप लोग गाना सुनते हो, गाना में कोई तो जैसे रस होता होगा, वीर रस होता होगा, करुण रस रहता होगा, या फिर वात्सल रस होगा। जितने भी रस होते हैं, कोई भी रस की तो अनुभूति होती होगी ना। वैसे जो ऐसी कोई ध्वनि जिससे कि किसी रस की अनुभूति हो, वही क्या कहलाती है? संगीत कहलाते हैं। संगीत जो होते हैं ये किसके समावेश को कहते हैं? संगीत जो है गायन यानी कि गाने के, बजाने के, नृत्य यानी कि डांस के, इस तीनों के समावेश को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग संगीत कहते हैं। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल में आप लोग को लिखना है, अपने मन से अपने उत्तर को बना करके लिखना है। ऐसा नहीं कि जो वर्ड टू वर्ड हम आपको बताएंगे वही वर्ड टू वर्ड आप लोग एग्जाम में लिख जाए, नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है और अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में बना करके अपने एग्जाम में आपको उत्तर को लिखना है। समझ गए? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, राग बिहाग का संक्षिप्त में परिचय दे। राग बिहाग जो है इसका संक्षिप्त में परिचय बताना है। तो राग बिहाग जो है इसका ठाट क्या है? तो कल्याण है। इसका जाति क्या है राग बिहाग का? तो अर्णव संपूर्ण जाति का है। वादी इसका गौ है, इसका संवादी नी है, और इसके गायन और वादन का समय यानी कि राग बिहाग के गाने और बजाने का जो समय है वो रात्रि का दूसरा पर है। रात्रि के दूसरे पर में राग बिहाग को गाया या बजाया जाता है। इसमें वर्जित स्वर क्या है? तो राग बिहाग में वर्जित स्वर जो है, और आरोह में रे और ध जो है ये वर्जित स्वर है राग बिहाग में। और प्राचीन गायक जो है यानी कि पुराने समय के जो गायक सब होते हैं वो राग बिहाग को अभी भी बिलावल ठाट के अंतर्गत ही मानते हैं। समझिए, ये था राग बिहाग का संक्षिप्त में परिचय। इस पूरा को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, या आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि राग बिहाग का संवादी स्वर क्या होता है, वादी स्वर क्या होता है, जाति क्या होता है, ठाट क्या होता है। ये सब आपसे क्या पूछा जाएगा? तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो आप लोग को इस तरह से भी याद रखना है, और अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इस तरह से आपको लिखना है। समझिए, ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स है, इसे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप लोग को इस तरह से लिखना है। समझ गए? अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भीम पलासी का संक्षिप्त में परिचय दे। फिर से वही है कि राग भीम पलासी का संक्षिप्त में परिचय बताना है। राग भीम पलासी जो है इसको दिन के चौथे पहर में गाया बजाया जाता है। दिन के चौथे पहर में गाया बजाने वाला राग भीम पलासी जो है एक काफी ठाठ जन राग है। याद रखना आप लोग को कि राग भीम पलासी किस तरह का राग है? राग भीम पलासी जो है काफी ठाठ जन राग है, जिसकी जो जाति है, राग भीम पलासी की जो जाति है ये अर्णव संपूर्ण जाति है, और इसकी प्रकृति जो है शांत है। इसमें वादी स्वर के रूप में मो याद रखेगा, और संवादी स्वर के रूप में जो है सा का प्रयोग होता है। सबको अच्छे से याद रखेगा। इसमें आप लोग को जितना क्वेश्चन बताते हैं सब क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए याद रखेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इस तरह से याद रखना है, और फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा ही जाएगा। जैसे अभी ये बताएं, इसमें से फिक्स है कि आपके 2 को नंबर फिक्स हो जाएंगे, आप लोग इतना याद कर लेते। तो कैसे ये आपका फिक्स हो जाएगा 2 नंबर? तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि राग भीम पलासी को कब गाया जाता है, तो याद रखना दिन के चौथे पहर में गाया बजाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि राग भीम पलासी किस ठाट का जन राग है? तो राग भीम पलासी जो है काफी ठाट का जन राग है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा राग भीम पलासी की जाति क्या है? तो अर्णव संपूर्ण जाति का। इसकी प्रकृति क्या है? शांत है। इसकी में वादी स्वर क्या है? तो मोह है। संवादी स्वर क्या है? तो सा। सबको आप लोग अच्छे से याद रखेगा। और अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा यानी कि लघु 13 प्रश्न में, तो आप लोगों को एक साथ मिला करके इस तरह से लिखना है कि राग भीम पलासी जो है दिन के चौथे पहर में गाया बजाया जाने वाला एक काफी ठाट जन राग है, जिसकी की जाति अर्णव संपूर्ण है, इसकी प्रकृति शांत है, और इसमें वादी स्वर में मोह तथा संवादी स्वर में सा का प्रयोग होता है। समझ गए? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भीम पलासी में आरोह और अवरोह की प्रकृति लिखिए। वहां पर क्वेश्चन था हमारा कि राग भीम पलासी का संक्षिप्त में परिचय दें, लेकिन ये क्वेश्चन है कि राग भीम पलासी जो है इसका आरोह और अवरोह जो होता है उसकी प्रकृति को लिखना है। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा कि राग भीम पलासी की आरोह और अवरोह की प्रकृति निम्न प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से। आरोह में राग भीम पलासी की जो आरोह होता है, यहाँ पर आरोह है ना, आरोह में जो लगता है होता है नी सा गौ मो पी नी सा। इसको थोड़ा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये समझने से नहीं होगा, क्योंकि समझने से क्या होगा, समझने वाला में जो समझने वाला रहता है उसी को समझ, जैसे संगीत किसे कहते हैं समझ लिए, लेकिन ये क्या, ये सबको आप लोग को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आप लोग याद इसको जरूर कर लीजिएगा कि राग भीम पलासी के आरोह में क्या होता है? तो नी सा गौ मो पी नी सा होता है, ठीक है। और अवरोह में क्या होता है? सा नी ध म प म गौ म र ग रे। इस जो है ये होता है इसके अवरोह में। ये उसकी जो इसकी प्रवृत्ति होती है वो शांत प्रवृत्ति का होता है। तो समझ गए आप लोग? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय संगीत में 10 ठाट रागों के नाम लिखे। उत्तर भारतीय संगीत में जो 10 ठाट हैं उनके रागों के नाम लिखने, समझ गए। तो उत्तर भारतीय संगीत में जिन ठाटों के राग हैं उनके नाम इस तरह से, तो इस तरह से 10 का नाम याद रखना, बिलावल, कल्याण, खमाज, मारवा, काफी, भैरव, पूर्वी, असावारी, तूरी तथा भैरवी। 10 नाम है, 10 को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, समझ गए ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जितना क्वेश्चन आपको बताना सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए था वही क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, उत्तर भारतीय संगीत में 10 ठाट के हैं, 10 ठाट के नाम लिखे, 10 का नाम याद रखिएगा, बिलावल, कल्याण, खमाज, मारवा, कॉपी, भैरव, पूर्वी, असावरी, तूरी तथा भैरवी। समझ गए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा, श्रुति किसे कहते हैं। श्रुति जो किसे कहते हैं, तो पहले सिंपल वर्ड में आप लोग याद रखें, जो सुना जाए उसे ही हम लोग श्रुति कहते हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। लेकिन आपसे एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा, तो किस तरह से लिखना है वो देख लीजिए। गायन वादन में उपयोगी ध्वनि जो कि सूक्ष्म भाग होता है वही श्रुति कहलाता है। गाने के समय में और बजाने के समय में, जैसे वो गाना गाते हैं बजाते हैं उस समय में जो उपयोगी ध्वनि होता है उसका छोटा सा जो भाग होता है, सूक्ष्म भाग होता है, वही क्या कहलाता है, तो श्रुति कहलाता है। जिसे सुनकर एक दूसरे से अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, श्रुति वही क्या कहलाता है, श्रुति कहलाता है। श्रुति शब्द जो है इस श्रवण शब्द से निर्मित है। याद रखिएगा, श्रुति शब्द जो किस शब्द से निर्मित है, यानी बना हुआ है। तो श्रुति शब्द जो है इस श्रवण शब्द से बना हुआ है। श्रवण का अर्थ क्या होता है, तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना, अर्थात वह सूक्ष्म ध्वनि जो सुनकर स्पष्ट रूप से एक दूसरे से पृथक हो या पहचानी जा सके उसे ही श्रुति कहते हैं। देखिए, या ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ऐसा कोई ध्वनि जिसे सुनकर स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके वही क्या कहलाती है, तो श्रुति कहलाती है। समझ गए ना। तो श्रुति किसे कहते हैं, या अगर आप लोग से इतना कुछ नहीं याद रखे तो आप लोग सिंपल में याद रखिएगा, जो सुना जाए उसे श्रुति कहते हैं। ऐसा कोई लय होता है, ऐसा कोई ध्वनि होता है जिसे सुनकर स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके कि उसमें श्रुति कहाँ पर है, वही क्या होता है, श्रुति कहलाता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठाठ किसे कहते हैं। अब ठाठ किसे कहते हैं, तो सप्तक के स्वरों तथा 5 उपस्वरों के विभिन्न मेल को ठाठ की संज्ञा दी गई है। कई शास्त्रकारों ने ठाठ को मेल की संज्ञा दी है। जिस प्रकार मध्यकालीन संगीत में रागनी का प्रचलन हुआ था सेम उसी प्रकार से ठाठ को भी हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल में आप लोग को याद रखना है कि ठाठ किसे कहते हैं। समझ गए कि ठाठ कहते किसको है, तो स्वरों के, सप्तक के स्वरों के तथा 5 उपस्वरों के विभिन्न मेल को ठाठ की संज्ञा दी गई या फिर ठाठ कहते हैं। देखिए, सप्तक के जो स्वर होते हैं, सप्तक के स्वर और 5 उपस्वर, मतलब सप्तक के जितने भी स्वर होते हैं और उसके जो 5 उपस्वर होते हैं सप्तक के, इसी के विभिन्न मेल जो होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, ठाठ कहा जाता है। समझ गए। और बहुत सारे शास्त्रकार जो होते हैं वो ठाठ को ही मेल की संज्ञा देते हैं। ठाठ को ही बहुत सारे शास्त्रकार जो है मेल की संज्ञा देते हैं। और जिस प्रकार से राग को रागनी कहा जाता था मध्यकालीन में, वैसे यहाँ अभी के समय में कई शास्त्रकार जो है ठाठ को मेल की संज्ञा देते हैं। समझ गए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अलंकार या पलटा किसे कहते हैं। अलंकार या फिर पलटा जो किसे कहते हैं, तो अलंकार का अर्थ क्या होता है सबको पता होगा। कई बार आप लोग अपने मार्केट में जाते होंगे तो देखते होंगे दुकान पे, गहना की दुकान पर क्या नाम रहता है, अलंकार ज्वेलर्स रहता है, रूप अलंकार ज्वेलर्स रहता है, इस तरह से रहता है ना। यानी कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण, गहना, ये सब होता है अलंकार का अर्थ। तो अलंकार किसे कहते हैं, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना, अर्थात स्वरों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिससे कि लगाने पर राग की सुंदरता बढ़े, अलंकार या पलटा कहलाते। देखिए, लोग गहना क्यों पहनते हैं, इसे याद रखिएगा। लोग गहना क्यों पहनते हैं, और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। तो जिस भी राग में अलंकार को लगाने से उसकी सुंदरता बढ़ जाए, उसे क्या कहेंगे, तो अलंकार कहेंगे। देखिए, पहले ही आपको समझा दिए कि अलंकार किसे कहते हैं, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अब आभूषण या गहना लोग क्यों पहनते हैं, तो सुंदर दिखने के लिए। तो सेम उसी तरह से स्वरों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला, यानी कि स्वरों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिससे कि लगाने पर राग की जो सुंदरता होता है वो बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो अलंकार या फिर पलटा कहते हैं। यह 3 वर्ण अर्थात अस्थाई, आरोही और अवरोही वर्णों के पर आधारित है। 3 वर्ण होते हैं, आपको पता है, अस्थाई, आरोही और अवरोही। इन्हीं तीनों वर्णों पर आधारित होता है अलंकार या पलटा। अलंकार या पलटा जो ना, ये दोनों एक ही वर्ड है। समझ गए ना। जैसे जल का नाम क्या होता है, पानी भी होता है, वैसे अलंकार को ही पलटा कहा जाता है। तो समझ गए अलंकार या पलटा किसे कहते हैं। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि और भी इसके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को करेंगे। ठीक है। और आप लोग अगर इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको पीडीएफ जैसे जिस भी सब्जेक्ट का होगा बचा होगा एग्जाम, जैसे म्यूजिक का, होम साइंस का, सोशियोलॉजी का बचा हुआ, इस सब का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। समझ गए। पीडीएफ का प्राइस है ओनली 25 रुपीज़। लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। 25 रुपये उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका सब्जेक्ट का बचा हुआ एग्जाम, 2 सब्जेक्ट का या 1 सब्जेक्ट का, आप लोग बता दीजिए और उसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना म्यूजिक में खास करके, वो तो आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिलेगा। म्यूजिक में आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न 75 मिलेगा, और इसके साथ साथ वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है 115, वो आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। अभी आप लोग देखेंगे हिस्ट्री का
एग्जाम हुआ था, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था 100, बनाना था 50 और टोटल 99 को जो क्वेश्चन था हम जो पीडीएफ देते उसी से आया था। बस एक क्वेश्चन जो था संसद किस धातु से बना होता है वो क्वेश्चन को छोड़ करके हर एक क्वेश्चन इसी पीडीएफ से था। हिंदी में था क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन कितना था 40 और हम दिए थे सिर्फ बुक का ही क्वेश्चन दिए थे क्योंकि ग्रामर में कोई भी कोई गेस क्वेश्चन होता ही नहीं। तो बुक का 40 क्वेश्चन था हिंदी में और जो हम जो पीडीएफ देते सेम उसी पीडीएफ से जो है 40 का 40 क्वेश्चन आया था। कोई भी एक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो इस पीडीएफ से नहीं आया। सेम इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, सब ज्योग्राफी सब में इसी तरह से देखने को मिला था। तो आप लोग भी चाहे तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।